हिंदी व्याकरण के क्लास में आज हम लोग शब्द व्यवस्था के अंतिम भाग में, तीसरा भाग है आज, और इसके अंतिम भाग में आज हम लोग अर्थ के आधार पर जानेंगे कि शब्द के कितने भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पे हम लोग शब्दों के भेद जानने जा रहे हैं। इस अर्थ के आधार पे 5 भेद होते हैं। पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा है अनेकार्थी शब्द, चौथा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, और पांचवा है समरूपी भिन्नार्थक शब्द अथवा शब्द युग्म। अब इसको हम लोग एक एक परिभाषा के सभी का एक एक बार परिभाषा देखेंगे और उदाहरण से इसको समझेंगे। पर्यायवाची शब्द का प्रयोग आप लोग हिंदी व्याकरण में करते होंगे। अपने पाठ हिंदी की जो आप पुस्तक पढ़ते हैं उसमें भी ऐसे शब्द आते होंगे। इसकी परिभाषा देखिए, एक ही अर्थ में प्रयुक्त शब्दों को एक दूसरे का पर्याय अर्थात पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कभी कभी एक ही शब्द के और भी कई शब्द होते हैं, जैसे कि अंग। अंग आप जानते हैं कि अंग हम लोग किस चीज को कहते हैं, तो अंग के लिए और कौन कौन से शब्द इसके पर्याय हो सकते हैं, इसके समान हो सकते हैं। शरीर, देह, काया, तन, यानी कि हम अंग को शरीर भी कह सकते हैं, देह भी कह सकते हैं, काया भी कह सकते हैं और तन भी कह सकते हैं। ये सभी अंग के पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा है विलोम शब्द। एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि किसी शब्द का जो उल्टा अर्थ होता है, विपरीत अर्थ होता है, उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। कुछ शब्द को हम लोग देखते हैं उदाहरण के माध्यम से, जैसे कि सम्मान। सम्मान का विपरीत क्या होगा उल्टा? अपमान। यानी कि सम्मान का मतलब क्या हो गया? किसी का रिस्पेक्ट करना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपमान, यानी कि किसी का तिरस्कार करना। रात, रात का विलोम क्या हो जाएगा? दिन। ऊपर, यानी कि ऊपर, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका उल्टा शब्द नीचे, यानी कि नीचे। ऐसे और भी कई शब्द आपको विलोम शब्द में आएंगे। अब हम लोग आते हैं तीसरे शब्द पे, अर्थ के आधार पे। तीसरा है अनेकार्थी शब्द। कुछ ऐसे शब्द जिनका प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ निकलता है, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। कुछ ऐसे शब्द हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसका कि कहानी के हिसाब से, कविता के हिसाब से, नाटक के हिसाब से, या जिस प्रसंग में हम किसी चीज का अलग जिस तरीके का बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम कोई खुशी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे उस शब्द का अर्थ दूसरा हो जाता है। हो सकता है कि कहीं हम कोई ऐसी बात कर रहे हो जिसमें किसी यात्रा का जिक्र हो, तो वहां पे उस शब्द का अर्थ दूसरा हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। उदाहरण देखिए, अंक। अंक एक ऐसा शब्द है जिसको कि हम लोग गिनती के लिए उपयोग में लाते हैं। तो अगर हमें कहीं पे इस तरह से कहना है कि तुम्हें कितने अंक आए, यानी कि तुम्हें कितना मार्क्स आया, कितना नंबर आया, तुमने एग्जाम लिखा था, तुम्हें कितने अंक मिले। वहीं पे अगर हमें किसी को कहना है कि ये रखा हुआ आम है, इसे गिन लो और मुझे बताओ कि
हम संख्या भी कहते हैं, और अंक का मतलब होता है गोद। कभी हम लोग इस तरह से बात करें कि उस बच्चे को अंक में उठाओ, यानी कि गोद में उठाओ, तो वहां पर भी हम अंक शब्द को प्रयोग में ला सकते हैं। अध्याय यानी कि पाठ। हम लोग कई बार बातचीत के क्रम में इस तरह से कहते हैं, अच्छा तुमने इसे पढ़ा है, ये कौन से अंक में लिखा हुआ है, यानी कि कौन से अध्याय में ये बात लिखी हुई है। चिन्ह, जब हम किसी चीज को मार्क करते हैं, चिन्हित करते हैं, तब वहां पे हम एक अंक लगाते हैं, उसको भी हम चिन्ह या अंक कहते हैं, लेकिन वो दूसरे संदर्भ में हो गया, दूसरे प्रसंग में हमने उसको प्रयोग किया। परिच्छेद, परिच्छेद आप जानते हैं कि किसको कहते हैं, जो थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ टाइप का लिखा हुआ होता है हमारी पुस्तक में, उसे परिच्छेद कहते हैं, तो उसे भी हम अंक कह सकते हैं। यानी कि एक अंक के अलग अलग अर्थों में, अलग अलग जगह पे, कहीं पे हम संख्या के लिए, कहीं गोद के लिए, अध्याय के लिए, चिन्ह के लिए, परिच्छेद आदि शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं। अब इसका चौथा जो भेद है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश यानी कि कोई ऐसा वाक्य जिसके लिए कि हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम लोग कोई ऐसा वाक्य बोलने के क्रम में या लिखने के क्रम में प्रयोग करते हैं जिसके लिए कि सिर्फ एक ही शब्द बोल दीजिए तो लोग समझ जाते हैं। यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, जो परिचित ना हो उसके लिए एक शब्द आ गया अपरिचित, यानी कि जिससे आपका कोई परिचय नहीं है वो क्या हुआ, आपके लिए अपरिचित हुआ। तो जो परिचित ना हो यह हो गया वाक्यांश, और इसके लिए एक शब्द आ गया अपरिचित। दूसरा उदाहरण है, जिसके पास धन ना हो, इसके लिए एक शब्द आ गया निर्धन। यानी कि ये जो मैंने कहा जिसके पास धन ना हो, ये हो गया वाक्यांश, और उसके बदले एक शब्द आया निर्धन। पांचवा है समरूपी भिन्नार्थक शब्द अर्थात शब्द युग्म। इसे हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं और शब्द युग्म भी कहते हैं। इसका भी हम लोग परिभाषा देखते हैं। जो शब्द कई बार उच्चारण के दृष्टिकोण से एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, यानी कि जब हम उन शब्दों को बोलते हैं तो हमारे मुंह से जब उसको उच्चारण किया जाता है, उच्चारित किया जाता है, तो वो सुनने में कान को एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कि अनल और अनिल, अगर हम अनल बोलते हैं या अनिल बोलते हैं तो ये दोनों शब्द उच्चारण में लगभग लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन देखिए अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है वायु। उसी तरह एक शब्द और देखिए, आदि और आदि, आदि और आदि, एक द में छोटी ई की मात्रा है और दूसरे वाले आदि में बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन जब मैं उच्चारण कर रही हूँ तो दोनों का उच्चारण लगभग लगभग एक जैसा है। तो ये जिसमें कि छोटी ई की मात्रा है आदि, उसका अर्थ होता है प्रारंभ, शुरुआत या आरंभ, और ये दूसरे वाले जिसमें कि बड़ी ई की मात्रा लगी है दो में, उसका अर्थ होता है अभ्यस्त होना या शौकीन होना। यानी कि दोनों के उच्चारण लगभग एक जैसे हैं पर अर्थ अलग अलग है। अब आपने अर्थ के आधार पर जान लिया कि कितने भेद होते हैं शब्दों के। आगे एक और भेद है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। हालांकि ये हिंदी व्याकरण में बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। एक और शब्द आता है ध्वन्यात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द का अर्थ हुआ किसी खास प्रकार की ध्वनि के लिए हम कोई शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे कि हवा चलती है तो एक आवाज आती है, तो उसके लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, शाय शाय हवा चल रही है। तो ये जो शाय शाय है इसे हम ध्वन्यात्मक शब्द कहेंगे। जैसे कि
चूड़ी खनखना रही है, यानी कि चूड़ी जब आपस में टकराती है तो एक आवाज निकलती है खनखनाहट की, तो उसके लिए हम लोग एक खनखन शब्द का प्रयोग करते हैं। चूड़ी के आपस में टकराने से एक ध्वनि निकलती है, जिस ध्वनि को हम लोग नाम देते हैं खनखन। उसी तरह जब आकाश में बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि बिजली कड़क रही है, यानी कि ये कड़कना जो है एक ध्वनि के रूप में हमें सुनाई पड़ता है। हम उसके लिए कड़कड़ाना शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कौवा पेड़ पे है और बहुत बोल रहा है तो हम लोग कहते हैं कौवा काँव काँव कर रहा है। तो क्या है कि हमें जो कौवे की बोली सुनाई दे रही है, जो ध्वनि सुनाई दे रही है, उसके आधार पे हम लोग कहते हैं काँव काँव। तो यहाँ पे जो मैंने कुछ शब्द लिखे हैं ये सभी खास ध्वनि के आधार पे प्रयोग किए जाते हैं लिखने में, बोलने में, जिसे कि हम ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। आज हिंदी व्याकरण के क्लास में शब्द व्यवस्था के अंतर्गत हमने तीसरा और अंतिम भाग पढ़ा अर्थ के आधार पे। इसके पहले हम लोग 2 भाग में देख चुके हैं। पहले भाग में हमने स्रोत के आधार पे पढ़ा था शब्द के भेद, दूसरे में हमने अर्थ के रचना के आधार पे पढ़ा था और आज हमने अर्थ के आधार पे पढ़ा। तो आज आपका ये शब्द व्यवस्था वाला जो पाठ है वो पूरा हो चुका है। आपके पाठ्य पुस्तक में ये और विस्तार से दिया हुआ होगा, ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों के साथ दिया हुआ होगा। आप इसको और अच्छा से पढ़िएगा, इस वीडियो के माध्यम से पढ़िएगा, अपनी पुस्तक के माध्यम से पढ़िएगा और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिएगा, सीखिए।